चैप्टर 6 इश्क का खेल। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। डॉक्टर की पूरी टीम थकी हालत में बाहर निकली। जब उन लोग बाहर आए तो देखा गुरुद अभी तक कल के ही पोजीशन में खड़ा था। उसका एक पर वॉल पे और पीठ दीवार से टीका के खड़ा था। उसकी नज़र उस पूरे समय नीचे ही थी। मेल डॉक्टर तो हैरान थे और फीमेल डॉक्टर तो बस गुरुद पे फिदा हो गए थे। गुरुद ने जब डॉक्टर को बाहर आते हुए देखा तो वो उनके पास नहीं गया, बल्कि एक डॉक्टर उसके पास आए। तब तक सारे डॉक्टर वही अपनी जगह खड़ा रहे। डॉक्टर अब गुरुद के पास आया और थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हमने हमारा फुल 100% दिया, पर जो हालत उनकी हुई थी वो ऐसा लगता था कि बहुत घंटे पहले हुआ था और इसी वजह से वो। इससे आगे डॉक्टर कुछ बोलता कि गुरुद ने अपनी नज़र पहली बार ऊपर देखा और अब वो डॉक्टर की आंखें में देखने लगा। गुरुद ने उस डॉक्टर को अपनी बात आगे बढ़ने के लिए इशारा किया तो डॉक्टर ने अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहा, इसी वजह से वो कोमा में चले गए। गुरुद ने शांति से डॉक्टर की सारी बातें सुनी। डॉक्टर ये बोलकर चुप हो गए थे। उसे वक्त कार्तिक वहां पे किसी से फोन बार बात करते हुए आया। जब उसने देखा कि सारे डॉक्टर बाहर आ गया है तो उसने सामने वाले को कुछ देर बाद फोन करने के लिए कहकर उनके पास चला गया। कार्तिक वहां पहुंचकर एक नज़र गुरुद को देखा और फिर डॉक्टर को देखकर कहा, ऑपरेशन कैसा हुआ। इस पर कोई डॉक्टर कुछ कहता कि तभी उनके कान में गुरुद की शांत मगर दमदार आवाज पड़ी, अपलॉग अभी यहाँ से जाए। बस सबको यही सुनना था और सब बिना कार्तिक की बात का कोई जवाब दिए वहां से हाथ और गर्दन को झटकते हुए जाने लगे। कार्तिक तो मुंह फाड़े सबको देखता रहा। कार्तिक गुस्से में गुरुद को देखते हुए उसके आस जाके कहने लगा, तुम्हें दिखाई नहीं? उद्धरण चिन्ह। वो लड़की जिसका नाम तुम अवनी बुला रहे थे वो जड़ा चोट और सही समय पर न लाने की वजह से कोमा में चली गई। कार्तिक की बात को बीच में कटते हुए गुरुद ने कहा। कार्तिक कुछ पल उसको देखता रहा। ऐसा नहीं था कि कार्तिक कोई बहुत बड़ा फैन था अवनी का, पर उसने अवनी की बहुत सारी तस्वीर देखी थी। कार्तिक ने एक बार उस दरवाजे की तरफ देखा जहाँ पे अवनी थी। फिर अपनी नज़र हट के उसने गुरुद को देखा और कहा, बॉस को ये बात तुम बताने वाले हो या मैं? इस पर गुरुद ने बिना कुछ कहे वहां से चला गया। ये देख कार्तिक ने अपना सर हिला दिया और फोन उठा के उज्ज्वल का नंबर देखने लगा। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस लेके उज्ज्वल को फोन किया। दूसरी तरफ उज्ज्वल अभी भी वैसे ही सोफे से टिककर बैठा कुछ सोच रहा था। तभी उसके फोन पर किसी का फोन आया। उसने बिना फोन की तरफ देखे फोन उठा के कहा, कार्तिक अगर कोई बेफालतू की खबर हुए तो मैं तुम्हें म्यांमार भेजने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। कार्तिक जो सोच रहा था कि वो कैसे ये सब बोलेगा, वो जल्दी से बोलने लगा, बॉस जो लड़की हमें मिली थी उसको जड़ा चोट और समय से ना लाने की वजह से कोमा में चली गई। उद्धरण चिन्ह। कार्तिक ने जो गुरुद ने कहा था वो चिपका दिया। तभी उससे फोन कट होने की आवाज आई। जब उज्ज्वल ने ये सुना तो उसने फोन को कट दिया था। कुछ देर तक यूं ही फोन को गिरने के बाद उज्ज्वल के मुंह से बस इतना निकला, वाई इज द हिस्ट्री रिपीटिंग। इतना बोलकर उज्ज्वल अब वहां से उठ के बाथरूम चला गया। न्यूयॉर्क जेनोवीज हेडक्वार्टर। ये बिल्डिंग पूरे न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। लोगों का तो ये भी कहना था कि इस बिल्डिंग को डिज़ाइन टोटल 10 आर्किटेक्चर ने मिलकर बनाया था। उसी बिल्डिंग की 50 फ्लोर पे बिल्कुल सन्नाटा था। उस फ्लोर पे सिर्फ एक कैबिन ही था। पूरा ब्लैक एंड गोल्डन फर्नीचर से बना था वो रूम। उसी रूम में एक आदमी बैक करके कांच के सामने खड़ा था। तभी उस रूम में 2 लड़के और एक लड़की ने कदम रखा। उस लड़के को जैसे पता था कि कौन आया था, इसलिए उसने बिना देखे कहा, अल्तमस। उस आदमी ने अपना मुंह खोला। अल्तमस ने जैसे ही अपना नाम सुना वो हड़बड़ा गया, पर जल्द ही उसने खुद को सामान्य किया और कहने लगा, सिर। उसने अपना मुंह नहीं खोला। इतना बोलकर अल्तमस चुप हो गया। तभी उस इंसान ने पीछे देखा पर किसी को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो आदमी अपने डेस्क की तरफ बढ़ने लगा और जाके चेयर पे बैठ गया। टेबल पे एक नेम प्लेट पड़ी थी जिसके ऊपर सिंपल वे में लिखा चार्ल्स जेनोवीज। ये आदमी और कोई नहीं, चार्ल्स जेनोवीज है। जेनोवीज अंपायर के न्यू CEO। इनकी उम्र 25 साल की है। 6'2" हाइट, वाइट कलर, 8 पैक एब्स। दुनिया के सामने न के बराबर ही आए होंगे। ब्लू आइज पर हाथ में इनके हर वक्त एक स्टिक रहती है जिससे सबको लगते है कि ये एक पर से लंगड़े है। दुनिया की नज़र में ये भले ही बिजनेस में हो पर इनकी अलग ही एक दुनिया है और वो दुनिया का नाम है अंडरग्राउंड वर्ल्ड। ये अंडरग्राउंड वर्ल्ड के टॉप एक माफिया इनसे एक थे। चार्ल्स ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर उसने अल्तमस से कहा, क्या तुम्हें उसके पास कोई पेन मिला? ये सुन के क्या अल्तक ने उस लड़की को देखा जो इतनी देर से चुप खड़ी उनकी बात सुन रही थी। ये लड़की का नाम मैथिली था। मैथिली चार्ल्स की भरोसेमंद लोगों माइंस एक थी।
जेनोवी जम्पार के बहुत सारे बिजनेस थे जिनमें से एक की CEO ये थी। मैथिली के बारे में आपको बाद में पता चलेगा। मैथिली ने आगे आके कहा, सिर उसके पास पेन नहीं था, न ही तो उनके घर में, ऑफिस में, कहीं नहीं मिला। हमने सारे जगह ढूंढ लिया था। चार्ल्स ने अब दूसरे आदमी के तरफ देखा तो वो जल्दी से बोलने लगा, नहीं सर, उनके बिहेवियर में कोई भी तरह का चेंज नहीं देखा, और जब उन्होंने कहा कि उस पेन को वो भी ढूंढ रहे थे तो उनकी सारी बातें सच लग रही थी। ये थे डॉक्टर एरिक मैथ्यू। चार्ल्स के सिर्फ कोई कैसे में ये काम करते थे। जब बात उनकी हाथ से निकल जाती थी तो उनको डॉक्टर मैथ्यू की हेल्प लेने की जरूरत थी। चार्ल्स ने अपनी आंख बंद कर दी और वैसे ही कहा, लास्ट टाइम वो आदमी कहाँ गया था। ये सुनकर मैथिली ने जल्दी से कहा, सिर लास्ट लोकेशन हमें उनकी न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के पास से मिली थी और उधर से हमने इनको पकड़ा था। ये सुनकर चार्ल्स के माथे पर शिकन आ गए। उसने अपनी आंख खोला और कहा, मुझे एयरपोर्ट की सारी फुटेज चाहिए, जहाँ जहाँ वो गया उस जगह की फुटेज चाहे, मुझे ना गो। इतना बोल ही था कि सब नोट 2-11 हो गए, पर अल्तमस उसे जगह खड़ा रहा। जब चार्ल्स ने आंख खोलकर अल्तमस को देखा तो अल्तमस ने जल्दी से कहा, सिर आपको ये ज्वाइंट किए सिर्फ 1 महीना हुआ है और उससे पहले चेयरमैन सर यह का सारा भर संभाल न है, और आपके ज्वाइंट करने से कुछ दिन पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उनको इन्विट किया था, पर अभी आप उनकी जगह है तो आपको जाना सर, और वो भी कल ही जाना है। इस बात पर चार्ल्स ने हल्के से अपना सर नीच करके हंसते हुए कहा, एक माफिया क्या स्पीच देगा, और तुम इतनी जल्दी मुझे ये बात क्यों बता रहे हो। जब हम वहां जाते उससे कुछ देर पहले बोल देते। आखिरी शब्द बोलते बोलते चार्ल्स के चेहरे पे गुस्सा दिखने लगा था। इस पर अल्तमस ने अपना सर खुजलाते हुए कहा, माफ करना सर, आई एम सॉरी। चार्ल्स को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, अब तुम्हारी पेंसिमेंट है कि तुम स्पीच रेडी हो, कल बोलना है। इतना सुनकर अल्तमस जल्दी से वहां से भाग गया। वही दूसरी और न्यूयॉर्क के एक शहर में जेपी बिल्डिंग के एक फ्लैट के एक कमरे में रूही बैठी थी। उसके सामने एक लैपटॉप और एक पेन पड़ा था। पूरे रूम में अंधेरा था, बस लैपटॉप की लाइट रूही के चेहरे पे पड़ा रही थी। उसने उस पेन को खोला और एक पेपर पे लगातार पेन को चलने लगी। आधे घंटे बाद पेन की इंक खत्म हो गई थी या फिर इंक ही कम थी। रूही ने वो काम इतनी जल्दी किया था कि उसके पूरे चेहरे पे पसीना देखा जा सकता था। कुछ ही देर हुआ था कि पेन एक बिप की आवाज से खुल गई। रूही का पूरा ध्यान उस पेन पे ही था। उस पेन से धीरे धीरे एक पेन ड्राइव बाहर निकली। रूही ने जल्दी से वो पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में लगाया और कुछ देर में ही उसमें एक वीडियो चलने लगी जिससे रूही चौंक गई। ये तो आप लोग नाइंसाफी कर रही हो, न तो कोई रिव्यू दे रहा है। अरे मेरे प्यारी बहनों और उनके प्यारे भाइयों, प्लीज़ कुछ तो लाइक कमेंट कर दीजिए। ऊपर से मैं आपके लिए इतने बड़े बड़े चैप्टर लिखती हूँ क्योंकि मुझे पता है एक तो आप लोग पूरे दिन वेट करते हैं और ऊपर से अगर आपको छोटा चैप्टर मिले तो ब्रेकअप से भी जड़ा दुख होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और रिव्यू भी दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।